स्वागत है आपका बंसल कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। समझेंगे हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं। लाइक हम लोगों के कुछ फीचर्स हैं, किसी की नोज़ हमारे अपने पेरेंट्स के जैसे हो सकती है, किसी के हेयर्स उनके पेरेंट्स के जैसे हो सकते हैं, किसी के कोई और बॉडी पार्ट उसका शेप या साइज उनके पेरेंट्स के जैसा हो सकता है। मीन्स हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स जिनको वो बर्थ देते हैं, उनके बेबीज। इट एक्सप्लेन्स व्हाई चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में। ये क्लास 10th के जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें सिर्फ हेरिडिटी को एक्सप्लेन करूँगी मैं। हम लोग हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं, लाइक अगर किसी के आईज का कलर सेम हो सकता है उनके पेरेंट्स से, उनकी नोज का शेप सेम हो सकता है उनके पेरेंट्स से, हेयर कलर भी क्या कर सकता है, सेम हो सकता है। तो यही शो हेरिडिटी है, वही शो करता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो उनके पेरेंट्स को किस तरीके से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक्स की जब बात आती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडेल। देखिए नाम आपको दिख रहा होगा, ग्रेगर जॉन मेंडेल। ये कौन है? जेनेटिक्स के फादर। इनको जनरली जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं या हेरिडिटी की बात करते हैं तो हम इनको मेंडेल से मेंडल से ही जानते हैं। तो मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने एक्चुअली बताया था, प्लांट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चुना। अब पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों चुना? उन्होंने उन्हें मतलब ह्यूमन पर डायरेक्ट या एनिमल पर डायरेक्ट नहीं किया, उन्होंने प्लांट को चुना। तो पी प्लांट को उन्होंने चुना। पी प्लांट जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है पायसम सटाइवम। अब पी प्लांट को ही क्यों चुना? क्योंकि वो इजी टू ग्रो, लाइफ साइकिल उनकी शॉर्ट होती है, बहुत सारे सीड्स एक साथ ग्रो कर सकते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ भी पढ़ा था, क्रॉस भी पढ़ा था। क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये मैं अभी आपको बता दूंगी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं। वो पी प्लांट में उनको क्लियरली मिल रहे थे, इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को चुना। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडेल थे, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंसी, जो आप आगे पढ़ोगे, उनको डिस्कवर किया। और जो भी इनहेरिटेंसी के उनके लॉज थे, जो भी चीज़ें अप्लाई की थी, उनका सबका उन्हें मैथमेटिकली एनालिसिस किया। पहले जब डिस्कवरीज हुई थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, सबने अलग अलग थ्योरी दी, अलग अलग बताया, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं था जिसने मैथमेटिकली एनालाइज करके लॉजिकली प्रूव किया हो। बट जो ग्रेगर जॉन मेंडेल थे, उन्होंने पूरा सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उनको एनालाइज किया, उनका लॉजिक दिया। अब देखिए कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। ट्रेड्स होते हैं बच्चों, ट्रेड्स होते हैं जीन्स, मतलब कोई भी कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स। अब सबसे पहले प्लांट हाइट, जो 7 कैरेक्टर्स थे टोटल। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं प्लांट हाइट की, प्लांट की हाइट कैसी होगी, तो उन्होंने बताया कि प्लांट की हाइट 2 तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है टॉल या फिर डॉर्फ। टॉल का मतलब तो आपको पता है, डॉर्फ मतलब छोटे प्लांट जो होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। तो इसमें डोमिनेंट ट्रेड कौन सा होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा? टॉल। मीन्स ज़्यादातर प्लांट की हाइट टॉल होगी। लेकिन अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, कोई डिसऑर्डर आता है, या फिर कोई मतलब सही से जेनेटिक उसकी फॉलो नहीं होती है, तो वो क्या हो सकता है? डॉर्फ भी हो सकता है। दूसरा कैरेक्टर था इनका फ्लावर कलर। फ्लावर कलर पर्पल डोमिनेंट ट्रेट है, और वाइट क्या है? रिसेसिव। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो फ्लावर कैसे कलर का होगा? पर्पल कलर का होगा। इन केस अगर वो वाइट ओकर हो रहा है तो क्या मतलब है कि उसमें रिसेसिव ट्रेट आ गया है, मतलब उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर आया है। नेक्स्ट है पॉड शेप। पॉड शेप इन्फ्लेटेड होगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। तो जनरली आप देखते हो जो पॉड्स होती है वो फूली हुई होती है, इन्फ्लेटेड होती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब सिकुड़ी हुई एकदम। और पॉड कलर, नेक्स्ट आता है पॉड कलर। पॉड कलर इट कैन बी ग्रीन,
if dominant trait is present, but in case of recessive trait it can be yellow. Okay, नेक्स्ट सीड शेप को देखें तो सीड शेप राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है. सीड कलर येलो इन केस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव में ग्रीन होगा. फ्लावर पोजीशन की देखें तो एक्सियल फ्लावर पोजीशन होगी डोमिनेंटली, लेकिन अगर हम रिसेसिव की बात करें तो वो टर्मिनल पोजीशन होगी जो कि फ्लावर की पोजीशन को शो करेगा रिसेसिव ट्रेट में. चलिए, अब मैंडेल ने कुछ क्रॉसेस करवाई थी. उन्होंने क्रॉस करवा के देखा कि मतलब क्या प्लांट को मतलब अगर प्लांट के पेरेंट कोई टॉल है, डॉर्फ है, तो किस तरीके से उनके जो ऑफस्प्रिंग होगी किस तरीके से और क्या जनरेट होगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होती है मीन्स सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा. तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं तो प्लांट हाइट हमने ले लिया. प्लांट हाइट के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से थे? टॉल एंड डॉर्फ. अब इसमें देखिए, टॉल मतलब कैपिटल टी ले सकती हूँ मैं और डॉर्फ मतलब स्मॉल टी. अब इसका मैं इनके गैमेट्स बनाऊंगी तो इसके गैमेट क्या हो जाएंगे? टी, और इसका गैमेट क्या हो जाएगा? स्मॉल टी. अब इसका अगर मैं फर्टिलाइजेशन करवाती हूँ, अगर इसका क्रॉस करवाती हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक पन्ने मतलब एक स्क्वायर बॉक्स बना लेती हूँ. उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ. देखिए, आपको दिख रहा होगा. देखिए, अब देखिए, इस टी का अगर मैं इस टी के साथ ये दोनों टी का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? टी स्मॉल टी. इन दोनों का करूंगी तो टी स्मॉल टी. इन दोनों का करूंगी तो टी स्मॉल टी. इन दोनों का करूंगी तो टी और स्मॉल टी. अब इसमें देखिए, चारों ही जो उसके ऑफस्प्रिंग है, चारों का क्या आउटकम आ रहा है? टी और टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. इस केस में अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे दो ट्रेट हो सकते हैं, दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि ये और एक ये और एक होता है स्मॉल टी. तो इसमें ये टॉल है, ये साफ साफ पता चल रहा है. इसमें पता चल रहा है ये डॉर्फ है, ये पता है. लेकिन इसका क्या, इसको क्या हम समझेंगे? तो ये एक मिडिल कंडीशन है, ये कह सकते हैं हम लोग. तो इसमें जो भी डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट मतलब जो अपनी सुपेरियरिटी दिखा रहा होगा, जो एक्सप्रेस हो रहा होगा, तो वो क्या होगा? वो होगा इसमें जो भी ऐसा कैरेक्टर जो कि उसका रियल कैरेक्टर है. तो इसमें टी जो टॉल है वो डोमिनेंट होता है, इसीलिए इसको भी क्या बोला जाता है? टॉल. तो इस केस में जब हम एक पेरेंट टॉल होता है, एक पेरेंट ड्वार्फ होता है, उस केस में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बेबीज जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? उनके चांसेस होते हैं टॉल होने के. क्लियर है? अगर हम इसी को F2 जनरेशन में देखें, F2 जनरेशन मतलब ये होता है, ये F1 जनरेशन थी. F1 जनरेशन में क्या होगा कि सारे टॉल आएंगे. अब F2 जनरेशन मतलब हम कह सकते हैं कि इनके ये जो है ये बन गया, ये ऑफस्प्रिंग है. अब इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो, तो अब इसमें हम करवा लेते हैं मल्टीप्लाई. देखिए, एक टी इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से स्क्वायर बना करके आप करवा सकते हैं. तो अगर इन दोनों टी का मल्टीप्लाई करूं तो टी और टी टॉल, कंप्लीट टॉल. इन टी का मल्टीप्लाई करूं तो एक स्मॉल एक कैपिटल. इन टी का मल्टीप्लाई करूं तो एक कैपिटल एक स्मॉल, और इन दोनों का करूंगी तो स्मॉल एंड स्मॉल. तो आपको इसमें दिख रहा है कि एक जो टी है वो कम्प्लीटली टॉल है और एक जो है वो कम्प्लीटली ड्वार्फ है. लेकिन ये जो है जिसमें एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, ये भी क्या है? टॉल में ही आएंगे. तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1 मीन्स 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ. क्लियर है? ये फिनोटिपिक. अब यहाँ पर लिखा हुआ है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो होता है ऊपर से, मतलब हम उसको फिजिकली देख पाए, ऊपर से देख पाए, तो हमें देखने में क्या पता है कि ये तीनों टॉल है और ये डॉर्फ है. तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 3 टॉल 1 डॉर्फ. लेकिन अगर जीनोटिपिक की बात करें, मतलब एकदम अंदर जीन लेवल की बात करें, तो उसमें तो क्लियर है ना कि ये क्या है? ये तो पूरा टॉल है ही. ये जो स्मॉल टी वाला पेयर है वो क्या है? डॉर्फ है. लेकिन इसमें ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, कैपिटल एक स्मॉल टी, उसमें दोनों के ही कैरेक्टर हैं. तो जीनोटिपिकली हमें इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा. तो F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1. ये देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल स्मॉल टी एंड 1 स्मॉल टी. क्लियर है? चलिए,
अब हम देखेंगे कि मेंडेल थे, उनके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या थे। तो उन्होंने 3 लॉज दिए थे। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट मतलब जो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें जो 2 अलील्स होंगे उनमें से एक अलील दूसरे अलील का इफेक्ट को मास्क कर देगा, कवर कर देगा। जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। तो जो ये कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के इफेक्ट को मास्क कर देता है, हटा देता है, कवर कर लेता है। इसलिए हम इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? टॉल। इसको हम टॉल कंडीशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी। क्योंकि जो डोमिनेंट अलील है, एक अलील है टी, वो स्मॉल टी के इफेक्ट को हटा ही रहा है, मास्क कर रहा है, कवर कर रहा है। इज दैट क्लियर? दूसरा हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब इसमें जो अलील्स हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स जो अलग अलग ट्रेट हैं उनके जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंटली इनहेरिटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आई कलर की, तो आई कलर के लिए अलग एलील होगा, अलग जीन होगा, और हेयर कलर के लिए अलग होगा। नोज के लिए अलग जीन होगा, किसी और बॉडी पार्ट के फीचर के लिए अलग जीन होगा। मीन्स सारे ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। समझ में आ गए ये तीनों लॉज? सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम देखेंगे, हमने पहले देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें ओनली सिंगल क्रॉस हो रही थी, सिंगल कैरेक्टर की। अब अगर हाइब्रिड क्रॉस की मैं बात करूं तो डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे। अब जैसे सीड शेप ले लेते हैं और शीड कलर ले लेते हैं। सीड शेप में क्या था? सीड शेप में या तो वो होगा राउंड सीड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। ये सीड शेप के थे। जो राउंड वाला था वो उसका डोमिनेंट ट्रेट था, मतलब जो कि ज्यादा एक्सप्रेस होता है, और जो रिंकल्ड था वो उसका रिसेसिव ट्रेट था। कलर की मैं बात करूं तो जो येलो कलर, येलो और ग्रीन, येलो कैसा होगा? उसका डोमिनेंट होगा और ग्रीन वाला रिसेसिव होगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। जैसे आर आर वाई वाई, ये देखिए दोनों बड़े बड़े मतलब कैपिटल कैपिटल बनाए हैं, तो दोनों क्या होंगे? डोमिनेंट ट्रेट होंगे। अब इस केस में गैमीट क्या निकल के आएगा? आर वाई। इस केस में क्या निकल के आएगा? आर वाई। क्लियर है? अब इन चारों का हमें करवाना है क्रॉस। क्रॉस करवाना है तो सब में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो इसका क्या बनेगा? आर आर वाई वाई, ये बनेगा। इनका क्रॉस होगा तो यस, ये बन जाएगा आर आर वाई वाई। तो ये होता है सारे ही। इसमें आपको देखिए राउंड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, डोमिनेंट फीचर है। तो ये क्या करेंगे? मास्क कर देंगे रिसेसिव्स का, रिसेसिव फीचर को मास्क कर देंगे, कवर कर देंगे। तो इसीलिए ये वाला, ये इसको क्या बोल देंगे F1 जनरेशन में कि सारे राउंडेड एंड येलो सीड्स हैं, राउंड एंड येलो है। लेकिन अगर F2 जनरेशन की मैं बात करूं तो F2 जनरेशन में हमारा पेरेंट क्या होंगे? आर आर वाई वाई, इधर भी क्या होंगे? आर आर वाई वाई, ये होंगे। अब इनका अगर क्रॉस किया जाए तो पहले आपस में अगर इनके गैमेट्स में बनाऊं तो 4 गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से? एक तो बन सकता है आर वाई, दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट का। एक बन सकता है आर वाई, एक बन सकता है आर वाई, ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई। एक हो सकता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सेम इनके भी यही बनेंगे। अब इनका चलिए हम क्रॉस करवा के देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। चलिए 1 मिनट मैं इसको रेस कर दूं, फिर हम देखते हैं। चलिए अब इसमें देखेंगे हम एक स्क्वायर, पनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। अब इसके गैमेट कौन कौन से बन गए? एक साइड कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गए। दूसरी साइड भी हमको सेम ही लिख लेने हैं, कैपिटल आर, क्योंकि सेम ही था, उसके पेरेंट सेम ही थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब अगर इधर हम बनाएंगे, अगर इधर इसका रिजल्ट देखूं तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इधर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ये देखिए मैं बनाती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए इधर। सेम हमें क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते जाइए जो भी है, फिर हम काउंट करेंगे कि कौन सा क्या बना है, कैसे बना है। चलिए लास्ट रह गया है, लास्ट लाइन। चलिए अब देखिए, अब इसमें हम ध्यान देंगे। अगर इसमें हमें बताया गया है ऑलरेडी कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आना चाहिए, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे 9 राउंड येलो। राउंड येलो मतलब उसमें आर कैपिटल होना चाहिए और वाई कैपिटल होना चाहिए, एटलीस्ट एक एक। तो अगर इसमें देखा तो इसमें तो चारों ही हो गए, तो 1, इसमें भी एक वाई है, एक आर है, 2, इसमें भी एक आर है, एक वाई है, 3, इसमें भी है, तो 4, 4 हो गए। अब इस सेकंड रो में देखेंगे तो इसमें भी है 5, इसमें नहीं है, इसमें भी है 6, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, इसमें है 7, और ये 8 और ये 9 आपको राउंड येलो मिल गए। चलिए अब देखेंगे 3 राउंड ग्रीन, मतलब एक कैपिटल आर होना चाहिए एटलीस्ट, और एक स्मॉल मतलब जो स्मॉल आर होंगे ग्रीन के लिए, वाई स्मॉल वाई होने चाहिए दोनों। तो देख लेंगे हम कौन कौन से में दोनों स्मॉल वाई हैं। तो ये एक ये हो गया 1 स्मॉल वाई, और कहाँ है, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3। क्लियर है, तो 3 राउंड ग्रीन हो गए। नहीं, ये तो रिंकल्ड ग्रीन है। राउंड ग्रीन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसमें देखिए कैपिटल आर है ना, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 3 रिंकल्ड येलो, मतलब जो आर है वो कैसा होगा, आर होगा स्मॉल, और जो येलो मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो वाई कैसा होगा, कैपिटल। तो देखिए एक आप मुझे यहाँ दिख रहा है, ये है 2, एक और होगा कहीं जिसमें आर तो स्मॉल होगा, ये रहा। और रिंकल्ड ग्रीन कौन सा, ये वाला जो गलती से भी हो गया था, ये रिंकल्ड ग्रीन। तो आपको क्लियर हो गया कैसे इसका फिनोटाइपिक रेशियो आया, कैसे हम इसको बना सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। इसकी आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो जीन्स तो इनहेरिटेंसी की यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट अगर हम बोलेंगे तो वो जीन्स होती है। जीन्स ही ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जो जीन्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसा क्रोमोसोम दिखता है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको जीन्स बोला जाता है। हर एक जीन के पास 2 कैरेक्टर होते हैं। एक जीन मतलब कैरेक्टर, एक ही टाइप के कैरेक्टर, या तो वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, इस तरीके से वो अपने ऊपर कंसिस्ट करके चलता है। अब ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स मीन्स 44 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स, जो कि हमारे जनरल कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। लाइक हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे आई कलर कैसे होंगे, हमारे बाल कैसे होंगे, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे 44 क्रोमोसोम्स, जिनको ऑटोसोम्स भी बोला जाता है। और 1 पेयर होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, जो हमें जो डिसाइड करते हैं कि फीमेल होगा या मेल होगा। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको बोला जाता है एलोसोम। जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एलोसोम बोला जाता है।
अब ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे तो ह्यूमंस में आपको पता है फीमेल XX क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में XY होता है। अब मदर में XX क्रोमोसोम है तो उसका गैमेट क्या बनेगा, X ही बनेगा। और फादर में क्या है, XY क्रोमोसोम है, उसके गैमेट कौन कौन से बन सकते हैं, X भी बन सकता है, Y भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये XX है, ये XY है। अब आप देखिए ये क्या है, मदर है, मदर, ये फादर है। अब इसमें ये वाला X अगर मदर की बॉडी में है, स्पर्म आता है फीमेल बॉडी में, तो ये क्या होगा, अगर ये वाला X के साथ, फादर के X के साथ फ्यूज हुआ है तो क्या बनेगा, XX मतलब बेबी गर्ल। और अगर ये वाला X Y के साथ फ्यूज हुआ है तो क्या बनेगा, XY मतलब बॉय। अगर ये X फ्यूज हुआ है फिर से तो XX, ये वाला X भी हुआ है तो क्या होगा, XY। तो आपको यहाँ देखा कि 50% चांसेस होते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा। और ये कौन डिसाइड करता है, एक्चुअली ये नेचुरल प्रोसेस है तो कोई एज सच कोई डिसाइड नहीं करता। बट हमारे यहाँ पर मतलब एक मिथ है कि अगर बॉय होता है, बेबी बॉय, पहले ऐसा चलता था, अब इतना नहीं होता, तो अगर बेबी बॉय होता है तो मदर्स को काफ़ी बोला जाता है, लेकिन इसमें मदर्स का कोई भी मतलब कहीं से कहीं तक कोई भी रोल नहीं है। एक्चुअली फादर में XY 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब Y क्रोमोसोम मूव करता है, बाय क्रोमोसोम फ्यूज होता है तो बॉय का बर्थ होता है, अगर X होता है तो फीमेल का। तो मदर को बोलने की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई भी फॉल्ट नहीं है इसमें। तो देखिए फर्टिलाइजेशन अगर होगा, X अगर फादर से X आया है तो मदर से X आया है तो क्या बनेगा, XX गर्ल। और फादर से अगर Y आया है और मदर से X आया है तो क्या बनेगा, XY बॉय का। तो सो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर्स स्पर्म नॉट मदर। ओके। अब हम देखेंगे जब भी हेरिडिटी होती है या फिर जब भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो वेरिएशन आते हैं। वेरिएशंस मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स की 2 कॉपी हैं, लाइक एकदम ही उनके जैसे दिखते हैं, ऐसा नहीं होता। थोड़े बहुत वेरिएशंस, हम अपने आप को डिफर कर पाते हैं ना हमारे पेरेंट्स से, या लोग डिफर कर पाते हैं ना हमें, तो वो किस वजह से डिफर कर पा रहे हैं, वेरिएशंस की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से। बायोलॉजिकल टर्म में वेरिएशंस बोला जाता है। तो डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो क्या होगी, डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के लोगों में, इंडिविजुअल्स में कुछ डिफरेंस होना। अब वेरिएशन कहाँ कहाँ से कैसे आ सकते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशन का आना, वेरिएशन आते ही है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दोनों पेरेंट्स के उनका कैरेक्टर्स का आना ज़रूरी होता है, मतलब आएंगे ही वो तो। और एरर्स इन डीएनए कॉपिंग, अगर डीएनए, हमारी बॉडी में इतनी सारी प्रोसेसेस चलती हैं, उनमें से डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा डीएनए कॉपी होता है, तो उसमें अगर कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको म्यूटेशन बोला जाता है, मतलब चेंजेस, सडन चेंजेस, तो भी वेरिएशन हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी वेरिएशन लाते हैं। वेरिएशन बहुत ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए भी, स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए भी। ये पूरी समरी टेबल है जो हम देखेंगे। हेरिडिटी क्या होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, जीन क्या होते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंसी, एलील अल्टरनेट फॉर्म होता है जीन का, डोमिनेंट ट्रेट जो कि हाइब्रिड में एक्सप्रेस हो, जो अपना डोमिनेंस दिखाए, मास्क करे दूसरों को, और रिसेसिव ट्रेट जो कि मास्क की जाती है। जीनोटाइप जेनेटिक होगा, और फिनोटाइप क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस। होमोजाइगस मतलब सेम एलील्स होंगे, हेटेरोजाइगस डिफरेंट एलील्स होंगे। और सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर XX होगा तो गर्ल, XY होगा तो बॉय। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का जो भी रेशियो होता है आपको पता होना चाहिए। फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको आना चाहिए। ओके, thank you very much students, stay focused, stay tuned with me, thank you।